आवाज एंटरप्रेन्योर के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपको अपने खुद का कारोबार शुरू करने के नए आइडियाज देते रहते हैं। आज हमारा फोकस है एक ऐसे स्पेस पर जिसमें दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की दिख रही है। QSRs यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। एक QSR की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है अपने कस्टमर्स को जल्द से जल्द सर्विस दें। आपके मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, सबवेज ये सारे QSRs ही हैं। भारत में भी विश्व भर की तरह QSR का चलन सालों से है, लेकिन पहले के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के अलावा अब होम ग्रोन ब्रांड्स भी काफी तरक्की कर रहे हैं। फासोस, मस्त कलंदर, चाइना यो इनमें से कुछ नाम हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर वेंचर फंडिंग भी मिली है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक और बडिंग ब्रांड चिलीज़ा से, जिसे यंग कंज्यूमर्स पसंद कर रहे हैं टेस्ट और अफोर्डेबिलिटी की वजह से। यूजुअली फूड इज़ द मेन प्रायोरिटी एज यू से, और बजट में भी है ऑफ कोर्स, तो ऑब्वियसली बोथ मैटर्स अ लॉट। तो दोनों की वजह से हम लोग को चिलीज़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं हम लोग। पब्लिक वही चीज़ को प्रायोरिटी देगी जब भी कोई सर्विस, प्राइस, बजट, क्वालिटी ऑल मैटर्स, एंड आई थिंक सो चिलीज़ा हैव ऑल दिस थिंग्स, सो आई लव चिलीज़ा। यंग प्रोफेशनल के बिजी और हेक्टिक वर्किंग आवर्स ने भारतीय कंज्यूमर की फूड हैबिट्स वेस्टर्नाइज कर दी हैं। साथ ही बढ़ते परचेजिंग पावर से आजकल हर रोज फास्ट फूड कंजम्पशन का रेट भी बढ़ गया है, और इस अपॉर्चुनिटी को कैच कर रहे हैं कई एंटरप्रेन्योर्स। मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, KFC, सबवे जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स की भीड़ में इंडियन ब्रांड्स की कमी खल रही थी परेश कारिया को। पेशे से स्टॉक ब्रोकर परेश भले ही दिन रात शेयर मार्केट के आंकड़ों में उलझे रहते, लेकिन कॉलेज के दिनों से ही फूड इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू करना इनका सपना था। परेश ने 2010 में रुचि फूड प्लाजा कंपनी के तहत चिलीज़ा की शुरुआत की। पिज्जा, ओपन बेक सैंडविचेस, गार्लिक ब्रेड, एपेटाइजर्स, बेवरेजेस की वैरायटी चिलीज़ा के मेन्यू में है। टेस्ट, क्वालिटी, कस्टमर सर्विस और प्राइस पर कंपनी ने पहले दिन से ही कंट्रोल रखा। परेश का मानना है कि किसी भी बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट, मार्केटिंग और स्केलेबिलिटी ये 3 पिलर्स होते हैं। कंज्यूमर को बार बार प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोडक्ट दमदार होना चाहिए, नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और बिजनेस स्केल करने की प्लानिंग पहले से ही करने से तरक्की हो सकती है। इफ़ वी कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और अगर आप प्रोडक्ट और सर्विस पे ध्यान नहीं दोगे तो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। अगर आप प्रोडक्ट पे भी ध्यान दे रहे हो, आपकी प्रोडक्ट बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छा है, सर्विसेज एक्सेलेंट है, आप ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन अगर आप उसको एक्सपांड नहीं कर पाओ देन ऑल्सो इट्स ऑफ नो यूज। परेश का विजन पहले से चिलीज़ा को QSR चेन बनाने का रहा, इसीलिए कंपनी ने एक्सपेंशन पर जोर दिया। इस कारोबार को फैलाते समय हर QSR की तरह चिलीज़ा के सामने भी देशी विदेशी ब्रांड्स की कंपटीशन एक बड़ा चैलेंज रहा, लेकिन इस चैलेंज में भी परेश ने अपना फायदा देखते हुए इसे एक्सेप्ट किया। Market size is increasing because of this international brands and other brands which are coming in the market. So when the market size is increasing, so there is a space for everyone. Now you have to see what different you can do from these people. क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के बढ़ते कंपटीशन में बने रहने या खुद को अलग साबित करने के लिए कंपनी मेन्यू में हर 6 महीने नयापन लाती है। इंटरनेशनल प्लेयर्स के मुकाबले मेन्यू में ज्यादा ऑप्शन की वजह से भी ब्रांड ग्राहकों की पसंद पर उतर रहा है। साथ ही किफायती कॉम्बोज और कई आकर्षक डील से ग्राहकों को लुभा भी रहा है। We are going to introduce pasta, then nachos. So हमारे पास है कि भाई 6 महीने के बाद हमें क्या करना है, 1 साल के बाद क्या करना है, 1.5 साल के बाद क्या करना है। और एक अगर मैं पास्ता भी इंट्रोड्यूस करता हूँ तो पास्ता के अंदर आई कैन हैव 12 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पास्तास। नाचोस के अंदर आई कैन हैव एटलीस्ट 5 to 6 टाइप्स ऑफ नाचोस। तो वो सब तो प्लान है। फाउंडर्स ने 12 से 15 लाख के निवेश से शुरू किया पहला आउटलेट, और 1 साल के अंदर ही 10 आउटलेट्स खोले। इसमें कंपनी ने अब तक करीब 3.5 से 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और कारोबार में सालाना 20 से 25% ग्रोथ कंपनी देख रही है। हर आउटलेट 3 से 4 महीने में मुनाफा कमाना शुरू करता है, लेकिन कंपनी के लिए ब्रेक इवन अब भी दूर है। Expenses at our factory level and expenses at our ऑफिस लेवल, बैक ऑफिस लेवल,
दैट इज स्टिल हमारा ब्रेक इवन नहीं हुआ है, क्योंकि एंड वी आर प्रिपेयर फॉर दैट। हमें मालूम है कि 3 से 5 साल लगता है, कोई भी अगर आप बड़ी कंपनी करते हो तो 3 से 5 साल उसको ब्रेक इवन में लगता ही है। बट वी आर हैप्पी दैट अवर आउटलेट लेवल पे 3 से 4 महीने में प्रॉफिट जनरेशन शुरू हो जाता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए रिस्क तो उठानी पड़ती ही है, लेकिन अगर आपको कम रिस्क उठाकर बिजनेस शुरू करना है तो चिलीज़ा के फ्रेंचाइजीज आप ले सकते हैं। तो आपके लिए बन सकता है एक बढ़िया विकल्प, क्योंकि 18 से 20 लाख के निवेश से आप कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी की तरफ से आपको मैन पावर सिलेक्शन, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, मार्केटिंग और ट्रेनिंग मुहैया की जाती है। किसी भी QSR की लोकेशन पर सेल्स फिगर तय होते हैं, इसीलिए आउटलेट शुरू करने के लिए सही जगह का चुनाव काफी अहम होता है। लेकिन रियल एस्टेट के आसमान छूते दाम सबसे बड़ी दिक्कत है। हालांकि ऐसे चैलेंज को पार करने के लिए कंपनी फ्रेंचाइजीज को हर तरह की मदद करती है। कारोबार करते वक्त अपने बिजनेस एसोसिएट्स का इमोशनल लेवल पर ध्यान रखना बोर्ड मेंबर्स जरूरी मानते हैं। We talk to our people, we try to understand their problems and then we just tell them that ये तो होना ही है, अभी ये सिचुएशन में सबसे बेस्ट परफॉर्म आप कैसे करो। तो एक राह दिखाते हैं कि आपके इमोशंस से आपको कैसे लड़ना है, आपकी तकलीफ से कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। क्योंकि कितना भी इंटेलिजेंट बंदा हो, लेकिन अगर घर का माहौल सही ना हो तो वो कहीं भी काम में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो वो ही माहौल में बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे निकल पाए और हम लोग उनसे निकलवा लें, वो हम करते हैं। फिलहाल मुंबई में चिलीज़ा के 13 आउटलेट्स हैं, जिसमें से कंपनी ओन 4 हैं और 9 फ्रेंचाइजी हैं। जल्द ही पुणे और बनारस में कंपनी अपने आउटलेट शुरू करने जा रही है। फास्ट एक्सपेंशन के लिए फ्रेंचाइजी रूट पर कंपनी का फोकस रहेगा। वी विश देम ऑल द बेस्ट। भारत में QSRs में आने वाले सालों में एक्सपर्ट्स काफी बढ़त का अनुमान लगा रहे हैं। 2013 में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की इंडियन फूड सर्विस रेस्टोरेंट रिपोर्ट में भारत का बाजार 2.5 लाख करोड़ पर वैल्यू किया गया और अगले 5 सालों में इसमें कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 11% की होने का अनुमान है, यानी कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट। और खासकर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में बाकी दूसरे सेगमेंट्स जैसे फाइन डाइनिंग, कैजुअल डाइनिंग, कैफेज के मुकाबले सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखेगी। 2013 में जहां QSR का मार्केट 5,500 करोड़ का था, वो 2018 तक 25% CAGR के साथ 16,800 करोड़ तक पहुंचने की क्षमता रखता है, यानी नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भरपूर मौके। यहां लेंगे एक छोटा ब्रेक, आगे बात करेंगे QSR मार्केट में उतरने के सबसे आसान तरीके की। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हम बात कर रहे हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की। भारत में बढ़ती कंजम्पशन पावर इस क्षेत्र को काफी बढ़ावा दे रही है और अगर आप भी इस क्षेत्र में कारोबार करने की सोच रहे हैं तो फ्रेंचाइजी रूट आपके लिए सबसे आसान तरीका हो सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फ्रेंचाइज इंडिया के MD गौरव मारिया। गौरव, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अगर आप हमें ये सबसे पहले बता सके कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में इतने नए नाम हर रोज जुड़ते हैं, भारतीय ब्रांड्स लगातार आते दिखाई दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए यहाँ? No, I think quick service restaurants, QSRs, always was exciting opportunity. But इसमें बहुत सारी क्लासिफिकेशन हो रही है। मतलब इफ यू सी इसमें बहुत सारे ब्रांड्स, बोथ डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, व्हेन आई से डोमेस्टिक, होम ग्रोन कंपनीज या लॉट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स आर कमिंग इन। और ऑल्सो देर इज the various formats available. There are high street formats available. There is a मॉल फॉर्मेट्स अवेलेबल। लेकिन बहुत बड़ी स्पेस इमर्ज हो रही है जिसे हम कहते हैं ट्रैवल फूड, जो आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, जो मेट्रो स्टेशंस, एयरपोर्ट्स या हाईवेज के ऊपर, तो ये सारी स्पेस पे है। और अक्रॉस आई थिंक क्विक सर्विस में फॉर्मेट्स बहुत सारे आ रहे हैं, स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट्स आ रहे हैं, बोथ ऑन इंडियन कुजीन्स, लॉट ऑफ इंटरनेशनल कुजीन्स। सो बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, बट स्टिल एज यू सेड इसमें एक्साइटमेंट बहुत है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना है। मतलब बहुत सारा बैक एंड कंसोलिडेशन होना है, सप्लाई चेन कंसोलिडेशन होना है, देन ओनली आप लास्ट माइल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में एफिशिएंसीज ला पाएंगे। लेकिन इतनी सारी जो कंपनियां आई हैं भारत में या फिर जो होम ग्रोन ब्रांड्स डेवलप हुए हैं पिछले कुछ सालों में, फ्रेंचाइजी रूट कितना आसान तरीका है इस स्पेस के लिए और ब्रांड्स खुद कितना अपने आप को एक्सपैंड कर पाए हैं फ्रेंचाइजी देकर?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक क्विक सर्विस बाय नेचर इज़ हाईली फ्रेंचाइजेबल बिजनेस मॉडल। उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है क्योंकि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एक बहुत छोटा फॉर्मेट होता है और इसमें मार्जिन्स बहुत टाइट होते हैं, तो इसमें लास्ट माइल एफिशिएंसीज लाना बहुत ज़रूरी होता है जो एक एंटरप्रेन्योर ला सकता है। अगर आप एक छोटा आउटलेट चला रहे हैं तो उसकी आपको कॉस्ट एफिशिएंसीज मैनेज करनी पड़ती हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना पड़ता है, श्रिंकेजेस मैनेज करनी होती हैं, क्योंकि बहुत सारा बिजनेस जो होता है वो कैश पे होता है। तो वहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होती है। तो इसकी वजह से इवन लार्जेस्ट ऑफ द कंपनीज ऑलवेज लुक एट फ्रेंचाइजिंग एज अ ऑप्शन कि जिससे एक एंटरप्रेन्योर आपको मिल जाता है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण हो गया है कि फ्रेंचाइजिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक लार्जर स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो फ्रेंचाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें सप्लाई चेन बहुत एफिशिएंसी चाहता है। अगर आप बहुत एफिशिएंट सप्लाई चेन नहीं रखते हैं, जैसे अगर आप इंडिपेंडेंट अपना फॉर्मेट खोलते हैं तो आप शायद कभी वो एफिशिएंसी ला ही नहीं पाएंगे जो लार्ज चेन्स दे सकती हैं आपको। सो उनकी सप्लाईज स्टैंडर्डाइज होती हैं, उनकी वेल नेगोशिएटेड प्राइसेस होती हैं, उनके पास बहुत सारे मैकेनिज्म एंड सिस्टम्स होते हैं जो बेटर एफिशिएंसीज क्रिएट कर सकते हैं। सो इन कारणों से मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजिंग इज़ अ वे फॉरवर्ड। और जहाँ तक रहा कि इंडिया में क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में अगर हम देखें तो फ्रेंचाइजिंग हो रही है, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजिंग हो रही है इस स्पेस में। बोथ होम ग्रोन कंपनी जैसे जंबो किंग है या छोटे फॉर्मेट्स अगर आप देखें जैसे काठी रोल कॉन्सेप्ट्स हैं या और सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं, यो चाइना है, ये सब फ्रेंचाइज करते हैं। ऑन द कंट्री देर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल चेन्स जैसे सबवे है, क्विजनोज है, सबारो पिज़्ज़ा है, लॉट ऑफ बर्गर चेन्स आर देयर, दे ऑल फ्रेंचाइज। और अगर किसी को एक फ्रेंचाइजी लेनी हो, किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स की तैयारी होनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है? आई थिंक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की भी स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। इट कैन स्टार्ट एज स्मॉल एज से अ मैगी कियोस्क समवेयर विच कैन बी कॉस्टिंग 3 से 5 लाख रुपए तक, लेकिन और इट कैन गो अप टू फुल ब्लोन स्ट्रक्चर्ड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो एक हैमबर्गर चेन से हो सकता है या कोई पिज़्ज़ा आउटलेट हो सकता है, तो दैट इन्वेस्टमेंट कैन गो अप टू 75 to 1 crore. So that is the kind of spectrum we have. But इंडिया में बिकॉज आई थिंक फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है तो लार्ज पार्ट ऑफ इन्वेस्टर्स अपने खुद का पैसा लगाते हैं, तो वो जो इन्वेस्टमेंट देखते हैं वो 15 से 20 लाख के बीच में रखते हैं। तो उसमें बहुत सारे फ्राइड चिकन कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे पिज़्ज़ा बाय स्लाइस कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉट ऑफ होम ग्रोन साउथ इंडियन चेन्स हैं। गौरव, क्योंकि आपने कई लोगों से बात की है, कई ब्रांड्स के साथ आप एसोसिएट करते रहते हैं, लार्जली जब एक एंटरप्रेन्योर QSRs में उतरने की सोच रहा है, चाहे वो फ्रेंचाइजी रूट के जरिए हो या फिर अपने खुद का ब्रांड बनाने की सोच रहा है, सबसे पहले किस तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए उनको? आई थिंक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में एक सबसे इम्पोर्टेंस रखता है वो है लोकेशन। लोकेशन बहुत की है इसमें, क्योंकि इसमें डेस्टिनेशन के लिए लोग खाना नहीं आते हैं, क्योंकि वो वहाँ होते हैं तो कंज्यूम करते हैं। सो इसमें लोकेशन इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, जिसमें बोथ फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर की कंट्रीब्यूशन रहती है। फ्रेंचाइजर बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को ब्लॉक करते हैं। अगर आप देखिए क्विक कैफ़े कॉफ़ी डे एक्सप्रेस की जो सक्सेस थी वो इस पर बेस्ड थी कि उन्होंने सारी ऐसी लोकेशंस को ब्लॉक किया, जैसे IT पार्क्स थे या डाउनटाउन लोकेशंस थी या जहाँ पर लोग थे एंड दे आर हंग्री, दे वांट टू कंज्यूम समथिंग। सो ऐसी लोकेशंस लाना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकंड, इसमें बहुत डेवलप्ड, अनलाइक जो लगता है कि लोगों को क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एक आसान काम है, इसमें बहुत डेवलप्ड और सोफिस्टिकेटेड सप्लाई चेन चाहिए, जो सो मच आपको कैजुअल डाइनिंग में नहीं चाहिए होती, क्योंकि वहाँ पर एक स्किल सेट चाहिए होता है। आपका शेफ़ होते हैं जिनके पास एक सर्टन स्किल सेट होता है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एक बहुत लेस टैलेंटेड टीम मेंबर से, आई विल नॉट यूज द वर्ड लेस टैलेंटेड, बट रिलेटिवली यंगर स्टाफिंग से चलता है, और उसके लिए आपको एक बहुत इफेक्टिव सप्लाई चेन की जरूरत पड़ती है। और फंडिंग की स्थिति कैसी है? क्या बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंजल इन्वेस्टर्स या फिर VCs आसानी से पैसा देने के लिए तैयार है स्पेस में, जो भी जो कारोबार कर रहा है या फिर नया कारोबार शुरू कर रहा है? आई थिंक लुकिंग एट द कंजम्पशन मार्केट, ये वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है इंडिया की, लेकिन इसमें कई चैलेंजेस हैं। अगर आप देखें इंटरेस्ट वाइज, अगर मैं आपका क्वेश्चन का आंसर करूँ तो ऑलमोस्ट एवरी स्ट्रक्चर्ड सोफिस्टिकेटेड कैपिटल वुड बी लुकिंग एट दिस अपॉर्चुनिटी, बट क्या अच्छे एसेट्स हैं, क्या अच्छे परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत काम होना रहता है।
स्पेशली इंडियन कंपनीज को बहुत इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा अपनी सप्लाई चेन में, अपनी स्ट्रक्चर में, स्टैंडर्डाइजेशन में। जब तक वो ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे तब तक वो शायद वो स्केलेबिलिटी नहीं ला पाएंगे बिजनेस के अंदर, वो एफिशिएंसी नहीं ला पाएंगे। तो अभी अगर आप बहुत देखें, बहुत सारे बिजनेसेस जो मैं देखता हूँ अपने अराउंड, जो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर इफ़ यू गो इन लुक एट द सिस्टम्स, दे आर नॉट हैविंग टू मच ऑफ सिस्टम्स। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सो बहुत सारे बिजनेसेस इन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मुझे लगते हैं बहुत परफॉर्मिंग नहीं है अभी। वाइल इंटरेस्ट फ्रॉम फ्रेंचाइजीज, इवन फॉर sophisticated capital or funds, it is a very high interest area, but I feel that there is still a gap in terms of finding out and structuring right formats. नाम तो कई हम सुनते हैं QSRs में, सबसे पॉपुलर में KFC है, मैकडोनल्ड्स जैसी कंपनियां हैं, सबवे है, स्टारबक्स अब आ गई है। तो इस तरह के इंटरनेशनल ब्रांड से जुड़ना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, या फिर इस समय फासोज हो, मस्त कलंदर जैसे ब्रांड्स जो एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, जहां पर निवेशकों ने पैसा भी लगाया है, वहां पर आप ऑप्ट करें? इंटरनेशनल वर्सेस लोकल ब्रांड्स, कहां पर लोगों को बेहतर रिटर्न मिलेंगे या फिर आसान होगा कारोबार की शुरुआत करना? अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ से बात करूं, विच इज़ अ फ्रेंचाइजी, तो उसके तो एक अपनी लोकेशन सेंट्रिक ब्रांड चुनना चाहिए जिसमें वो कुजीन और वो अपॉर्चुनिटी हो सके। दूसरी बात, वो पर्टिकुलर फ्रेंचाइज कंपनी जिससे वो टाई अप कर रहा है, उसका लोकली वो सपोर्ट स्ट्रक्चर अवेलेबल हो कि वो उसको सपोर्ट कर सकें। तो आंसर बहुत मुश्किल है करना कि भाई वो होम ग्रोन डोमेस्टिक कंपनी को चुने, जैसे आपने कुछ नाम लिए, या इंटरनेशनल ले। आज भी आई विल लाइक टू बेट ऑन इंटरनेशनल ब्रांड्स, बिकॉज मुझे लगता है कि वो बहुत इनहेरिट सिस्टम से आते हैं, जो कई बार हमारी इंडियन कंपनीज, कुछ के नाम आपने लिए, अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं अपने वो सिस्टम्स को लाने के लिए। तो आप कभी भी एक सबवे में जाएंगे या क्विज़नोज में जाएंगे या किसी भी और फॉर्मेट में जाएंगे, आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी दिखेगी जो ओवर द ईयर्स अचीव की गई है। ये इंडियन कंपनीज को आई थिंक दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, दे आर लर्निंग हार्ड, बट दे स्टिल अवे फ्रॉम द बेस्ट एफिशिएंसीज। शुक्रिया गौरव, हमारे लिए समय निकालकर इन सब चीजों पर बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आवाज एंटरप्रेन्योर में आपका फिर स्वागत है। हम आपको हर हफ्ते कई आइडियाज देते हैं अपने खुद का कारोबार शुरू करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। लेकिन वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनाती है? आइए देख लेते हैं। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, नारायण मूर्ति, लक्ष्मी मित्तल, ये ऐसे नाम हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की बड़ी मिसाल हैं। हर कोई एंटरप्रेन्योर बनने की चाह रखने वाला शख्स इन अचीवर्स को अपना रोल मॉडल बनाकर चलता है। और क्यों न हो, ये सब अपनी फील्ड के सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, जो किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं। सबसे पहले परसिवियरेंस, यानी डटे रहना। किसी भी बिजनेस को शुरू करना मैराथन दौड़ने से कम नहीं है। आपको अनिश्चितता, कई चुनौतियों और नाकामयाबी से लगातार जूझना पड़ेगा। एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी खासियत होती है हर हालात में डटे रहने की। किसी भी सफल कारोबार को देख कई लोग सोचते हैं कि पैसे से ही कारोबार में सफलता मिलती है, लेकिन पैसे से ज्यादा पैशन, अपनी आइडिया, प्रोडक्ट या सर्विस के प्रति आपका जज्बा सबसे महत्वपूर्ण है। और यही पैशन आपके मिशन को पूरा करने में सबसे मददगार साबित होता है। अगली क्वालिटी जो किसी भी एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए वो है रिस्क लेने की क्षमता। एंटरप्रेन्योरशिप आपके मेंटल स्ट्रेंथ को काफी चैलेंज करती है। आप डर से हार सकते हैं या फिर हिम्मत से चुनौती का सामना कर सफल हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स की एक और खासियत होती है मौके को ढूंढना और उसमें कुछ ऐसे करने की सोचना जिसकी कल्पना किसी ने न की हो। यही विजन या लक्ष्य कई एंटरप्रेन्योर्स को अपनी मंजिल तक ले जाता है। इन सारी क्वालिटीज में एक और अहम क्वालिटी है आत्मविश्वास। अपने प्रोडक्ट में पूरा भरोसा होना, साथ ही बाजार के मौजूदा chaos में आपका प्रोडक्ट अलग साबित करने का खुद पर पूरा विश्वास होना भी जरूरी है। किसी भी एंटरप्रेन्योर को लचीला होना भी काफी जरूरी है, अपने आइडियाज में, कारोबार करने के तरीके में और साथ ही बदलते माहौल में। यही आपके बिजनेस के चक्के को बिना रुकावट चलाता रहेगा। और आखिर में रूल ब्रेकिंग या फिर कुछ अलग करने की चाह होना सबसे जरूरी है। वैसे खुद का कारोबार शुरू करना ही सबसे बड़ी रूल ब्रेकिंग ट्रेट है। अगर आप में ये सब क्वालिटीज है तो एंटरप्रेन्योरशिप
आपका इंतजार कर रही है। तो पैशन, विजन, आत्मविश्वास, फ्लेक्सिबिलिटी और कुछ अलग करने की चाह, अगर आप में ये सब क्वालिटीज हैं तो आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। हमारी ही तरह एंटरप्रेन्योर जगत की हर खबर आप तक पहुंचाती है एंटरप्रेन्योर मैगजीन, जिसका लेटेस्ट इशू अब स्टैंड पर अवेलेबल है। कैसे जोमाटो जैसे भारतीय स्टार्टअप्स अब विश्व में अपने पंख फैला रहे हैं, और साथ ही अमूल के बाद अब कई दूसरे एंटरप्रेन्योर्स भी डेयरी सेक्टर में अपनी पहचान बना रहे हैं। ये सब पढ़ सकते हैं इस लेटेस्ट इशू में। आवाज एंटरप्रेन्योर में लेकिन इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नए आइडियाज के साथ। तब तक आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार एंड टेक केयर।